हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के लिए हम यूनिट स्टार्ट कर चुके थे काइनेमेटिक्स, और उसमें आपको मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम अपने मोशन वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स के अगले पोर्शन में, वो आपके सामने है। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और मोशन क्या होता है आपको डिटेल में बताया था कि जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, तो उसे मोशन कहते हैं। और जब कोई बॉडी मोशन करेगी तो उसकी पोजीशन, लेट अस सपोज अभी फिलहाल ए थी तो पोजीशन बी हो जाएगी, यानी उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ये सब कुछ उसके सराउंडिंग से। ऐसा करने पर जो सबसे पहली चीज वो करती है डिस्टेंस ट्रैवल। ए से बी तक अगर आप ये मेजर करेंगे तो ये उस बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कहलाएगा। तो हम डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और यहां आपको ये दिखा दिया गया, ये चीज जो यहां पर डेफिनेशन में लिखी है ये आपको दिखाई गई है कि जो पाथ माने रास्ता, एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने ट्रैवल किया है इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन या पोजीशन के बीच में, उसे डिस्टेंस कहते हैं। इसको लेंथ को मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा। और उसके आगे लिखा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने बच्चों को पहले भी बताया है कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिटेल में हम इसी यूनिट में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरे फिजिक्स का। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्टकट में, जब तक वो चैप्टर डिटेल में नहीं होता है, शॉर्टकट में समझ लें कि उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं जिनमें सिर्फ वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो 5 मीटर इस जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस डिस्टेंस की वैल्यू है, जिसे मैग्नीट्यूड बोला जाता है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये 5 मीटर डिस्टेंस बॉडी ने किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है, इसमें होता ही नहीं। और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है उसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो डिस्टेंस के बारे में पहली बात आपने क्या जानी, जिस पाथ पर बॉडी, जिस रास्ते पर बॉडी एक्चुअली मूव करी है, चली है बॉडी, उस रास्ते को आप नाप लें, उसकी लंबाई यानी लेंथ मेजर कर लें तो वो डिस्टेंस कहलाता है। और वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यानी डिस्टेंस बताते समय आपको ये नहीं बताना पड़ेगा आप किधर गए, कितना गए, बस इतना बताना पड़ेगा। और एसआई यूनिट, वैसे तो हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स में नाप सकते हैं। दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस जनरली कॉमन मैन किलोमीटर्स में ही नापता है, लेकिन एसआई सिस्टम के हिसाब से डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, एसआई यूनिट मीटर है। और सीजीएस सिस्टम में वही सेंटीमीटर होती है, और अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है। जैसे एफपीएस सिस्टम में डिस्टेंस को फुट में नापते थे। अब ये इतनी बड़ी बात नहीं लगती बच्चों को कि हाँ जी ठीक है, यहां से यहां गए तो डिस्टेंस कितना हुआ, मेजर कर लिया, यूनिट मीटर है, ओके ओके बात। लेकिन ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कब हो जाती है, जब आपको एक ऐसा मोशन दिया जाता है जिसमें बॉडी ए से बी तक जाए और फिर बी से कहीं और मुड़ जाए और सी तक पहुंच जाए, और सी से फिर कहीं और मुड़ जाए, डी तक पहुंच जाए। अब बॉडी सिर्फ ए से बी तक न जाकर, यानी स्ट्रेट लाइन में न जाकर, बार बार अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है।
लेट अस सपोज ए से बी तक जो गई तो इस रास्ते की लेंथ, इस पाथ की लेंथ 5 मीटर है। ये लेट अस सपोज आपने 6 मीटर ले लिया, ये लेट अस सपोज आपने 7 मीटर ले लिया। ऐसे ही मैं रेंडमली कुछ भी ले रहा हूं। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो फिर से आप उस बॉडी ने, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन और ये है उसकी फाइनल पोजीशन। इस इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जितना भी एक्चुअली में रास्ता ट्रैवल किया है, एक्चुअली में वो ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी, एक्चुअली में जितना रास्ता ट्रैवल किया है सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 7 मीटर। ये उस बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहलाएगा। कितना आएगा? 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11, ठीक है जी। और 11 प्लस 7 हो गया 18। 18 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, तब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको इस रास्ते को मेजर नहीं करना है। देयर इज नो नीड टू मेजर द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। आपको बस बीच के रास्ते को इग्नोर करके ये देखना है कि बॉडी इनिशियली कहाँ थी, आई फॉर इनिशियल लिख दिया मैंने पोजीशन, और फाइनली कहाँ है, और इनिशियल से फाइनल तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है आपने। बीच का रास्ता कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा हो गया तो उससे छोटा कुछ और नहीं हो सकता। ये जब आप मेजर करोगे ये उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बन गई? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे डिस्टेंस था टोटल रास्ता ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ जो उसने सही में चला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सही में जो चला पाथ उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पहले था वहां से फाइनली जहां पहुंचा, एक्चुअली में वो यहां से यहां गया भी नहीं है, लेकिन शॉर्टेस्ट जो भी बनता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का रास्ता या लेंथ, वो आपने मेजर करनी है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगली बात क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो आपको किधर की तरफ हुआ है उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे एरो से शो किया। इसमें डायरेक्शन मैंडेटरी है, होता ही है, यानी डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू भी होगी, कुछ ये मेजर करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी आएगा, चाहे आप ईस्ट वेस्ट करके बताओ या कोई लैंडमार्क की हेल्प से या कैसे भी। हाँ, जो कॉमन बात है वो ये है कि इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है, क्योंकि है तो ये भी डिस्टेंस ही, बस इसके आगे क्या लग गया है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यूनिट इसका भी मीटर्स और सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी, बट एसआई सिस्टम के हिसाब से तो याद रखना मीटर ही। तो ये आपका मेजर सबसे डिफरेंसेस हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और सिमिलैरिटीज भी हैं, मीटर दोनों का यूनिट है। तो काफी सारे क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर भी आते हैं कि जहां आपको बॉडी का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होता है और डिस्प्लेसमेंट भी, और बॉडी ऐसे घूम फिर के कहीं चली होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान एग्जांपल है। हमारे पास ये एक सर्कल है और आपसे कहा जाता है कि सर्कल का रेडियस भी गिवन होगा। रेडियस बना देते हैं, लो जी, रेडियस बन गया सर्कल का R, ये है उसका सेंटर O। आपसे बोलेंगे ये एक पॉइंट है A और एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल में
घूम रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में। आपसे अगर पूछा जाए जब वो एक पूरा राउंड कंप्लीट करके ए पर पहुंचा वो बॉडी, तो उसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए आपको पूरा लेंथ ऑफ द पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 2πr, क्योंकि उसने पूरा एक चक्कर काटा यानी सरकमफ्रेंस उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। लेकिन जब वो यहां घूमकर वापस यहीं आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो कितना आएगा, 0, क्योंकि जब वो यहीं पर वापस आ चुका है, इनिशियल पोजीशन पर ही वापस आ चुका, तो जब आप देखोगे उसके इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो कुछ आएगा ही नहीं। तो वो कोई भी बॉडी जब आप जहां से चली है घूम फिर कर वहीं वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसमें रास्ता जिस पर वो चली है उससे। ऐसे ही अगर बोला जाए सिर्फ ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको ये मेजर करना पड़ेगा जो कि डायामीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा, बिकॉज ए से बी तक भले ही वो घूम के ऐसे गई है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे कुछ ये छोटा सा एग्जांपल है आसान सा। ऐसे काफी सारी जगह पर ये एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं सीखा होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है और क्या क्या दोनों के डेफिनेशन, उनके स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, यूनिट्स वगैरह, ये सब आपने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले इसी टॉपिक के अगले पोर्शन पर। तो ये फटाफट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। वैसे तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, इस तरह से भी कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है और इन पॉइंट्स में एक आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा कुछ अच्छा सा मिल भी जाएगा। पहला पॉइंट है इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये आपको बताया जा चुका है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द स्केलर क्वांटिटी, ये भी बताया जा चुका है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हैज डायरेक्शन आल्सो। इसमें जब आप बोलोगे एक बॉडी ने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है, आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल इन विच डायरेक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, अभी बता, जब रास्ते को नापोगे तो रास्ते पर डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, यानी रास्ता किसी भी रास्ते से जाएं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता देखना है, रास्ते पर डिपेंड ये नहीं करता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज है देखने वाली। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर जीरो, और ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव भी नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता और जीरो भी नहीं होता। अगर कोई बॉडी चली है या तो चलेगी ही नहीं, तो रेस्ट में ही रहेगी बॉडी, मोशन ही नहीं हुआ, मोशन नहीं हुआ तो कोई डिस्टेंस नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। लेकिन अगर बॉडी चली है तो डिस्टेंस कभी जीरो या माइनस में नहीं होगा। माइनस में कब होगा, जब बॉडी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर किसी बॉडी को इस तरफ ले जाने पर आप उसे पॉजिटिव ले रहे हो तो इस तरफ ले जाने पर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस तो तरफ यानी डायरेक्शन उसमें होता ही नहीं है, आप किधर भी ले जाओ एक ही बात है। तो इसलिए डिस्टेंस कभी एक तो नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, और कभी जीरो नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया, अगर आप ए पॉइंट से चलना शुरू करते हो और आपको डिस्प्लेसमेंट करना है तो आपको बताना पड़ेगा मुझे किधर जाना है। अगर आप ईस्ट जाओगे तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन अगर आप वेस्ट जाओगे तो उसे नेगेटिव माना जाएगा, जैसे नंबर लाइन में माना जाता है। अगर आप नॉर्थ जाओगे यानी ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव माना जाएगा, साउथ जाओगे तो नेगेटिव माना जाएगा। और जीरो भी हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको सर्कल वाला एग्जांपल बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किधर भी जाके यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर वापस फाइनली यहीं पर पहुंच जाए, मान लो इधर जाए ही नहीं, ए से चलता है,
ए से यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है। फाइनली अगर कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन जहां से चला वहीं पर पहुंच जाए फाइनल पर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट है, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। बराबर कैसे? अगर आप सिर्फ ए से बी तक जाओ तो यही आपका डिस्टेंस है और यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि आप गए हो यहां से यहाँ, यही रास्ता आपने ट्रैवल किया और यही डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। लेकिन आप ऐसे यहां पर चले गए तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तब ये डिस्टेंस जो है ये प्लस ये ज्यादा आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा या तो स्मॉल या इक्वल टू होती है डिस्टेंस से, या यूं उल्टा कह लें तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन होती है डिस्प्लेसमेंट से। और इसमें क्या लिखा है, इट्स वैल्यू कैन बी लेस देन और इक्वल टू, वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेस देन यानी छोटी या इक्वल टू द डिस्टेंस एंड इट इज द यूनिक पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये यूनिक पाथ, और समझ लें बच्चों ने 11th क्लास में यूनिक सॉल्यूशन नाम से एक चीज पढ़ी होगी। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक यूनिक सॉल्यूशन करके बोलते थे कि यही उसका सॉल्यूशन हो सकता है। यूनिक मतलब सिंगल। मैं इसके एग्जांपल बता देता हूं आपको यूनिक पाथ के, बना के बताता हूं। देखो ये हटा देते हैं, यहां से यहां बना के बताएंगे बढ़िया सा। ये लो जी, ये भी सब हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। दिखाता हूं मैं बना के। एक ऑब्जेक्ट अभी जैसा दिखाया था, ए से बी तक पहुंचता है, बी से सी तक पहुंचता है, सी से डी तक पहुंचता है, ये डी बनाते हैं। अब ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहां पहुंचने के लिए कितने भी रास्ते ट्रैवल कर सकता है। ये रास्ता जो दिखाया गया ये भी, या वो ए से सी तक आके फिर ऐसे आ जाए, या ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाए। तो डिस्टेंस तो वो कितने भी ट्रैवल कर सकता है 2 जगहों के बीच में जाने के लिए। लेकिन जब आप उससे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, यानी उससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो यूनिक यानी इकलौता अकेला रास्ता होता है 2 पॉइंट्स के बीच का। आप एक जगह से दूसरी जगह के 2 डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बना सकते। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के डिस्टेंसेस आप अलग अलग बना सकते हो। आप अपने घर से निकलकर स्कूल तक अगर जाते हो या मार्केट जाते हो तो उसके 3-4 रास्ते हो सकते हैं, होते ही हैं नॉर्मली शहरों में। एक रास्ते से नहीं, आप लंबे रास्ते से, शॉर्टकट से, इधर उधर से। लेकिन आप जहां से निकले और जहां पहुंचे उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता तो सिर्फ एक ही होगा, और वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। वो यूनिक पाथ होगा उन दोनों के बीच का, इकलौता रास्ता, अकेला रास्ता, सिंगल रास्ता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ये पॉइंट्स अभी ऐसे बच्चों को जब पढ़ रहे होते हैं तो उतने ज्यादा हैवी नहीं लगते, बोलते कि यार ये तो बहुत आम सी बात है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आगे जाकर जब क्वेश्चंस में यूज होती हैं, और जिसने पढ़ी नहीं होती वो तो छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। वहां क्वेश्चन बच्चों का गलत होता है। इसलिए शुरुआत के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के किसी भी छोटे से छोटे पोर्शन को इग्नोर ना करें। छोटा समझ के उसको इग्नोर करोगे तो आगे जाके वही बड़ा संकट बन के आपके सामने आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। थ्योरी में जो अगली चीज आपको सीखनी है, तो ये आपके सामने है आज का नेक्स्ट टॉपिक। और जैसे ही आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह समझ लिया है तो स्पीड और वेलोसिटी भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप बोलचाल की भाषा में हम इतना टेंशन नहीं लेते
किसी बॉडी की स्पीड वो कितनी है या वेलोसिटी कितनी है, कभी मुंह से स्पीड निकल जाता है, कभी वेलोसिटी निकल जाता है। लेकिन असल में ये दोनों चीजों में काफी फर्क है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफी फर्क है। तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या है वो फर्क। सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं, और स्पीड की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये सबसे गौर करने वाली बात है कि स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड जो उसने किया है वो और टाइम, जितने टाइम में किया है उससे डिवाइड करना है। और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है। यानी जो स्पीड और वेलोसिटी में मेजर फैक्टर या मेजर डिफरेंस जो फैक्टर लाता है कहना चाहिए, वो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला ही है, क्योंकि नीचे तो दोनों में टाइम ही है। और इसी वजह से इन दोनों में वो सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे और वो सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज आ जाएंगी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थी। जैसे कि पहला चीज, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड में सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में भी मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और टाइम में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहला फर्क था वो यही है कि स्केलर वेक्टर का पहला फर्क, बाकी लेंथ ऑफ द पाथ का तो था ही। और एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिन बच्चों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह समझ लिया है, और वो टेबल जो अभी आपको दिखाया गया था, उस टेबल में आपने या टेबल की हेल्प से आपने उनके बीच के डिफरेंसेस सीख लिए। वो ही सारे डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी में होंगे। जैसे अगर कह सकें, स्पीड कभी जीरो नहीं होती, नेगेटिव भी नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। पूरा घूम के अगर बॉडी वहीं पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव ही आएगी। तो जो सारे डिफरेंसेस और सारे सिमिलैरिटीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होते हैं, वही सारे स्पीड और वेलोसिटी में भी होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिस तरह आपस में रिलेटेड भी हैं और उनमें फर्क भी है, वही सब फर्क है। अब आज के बाद कम से कम साइंटिफिकली जो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्पीड और वेलोसिटी वर्ड को और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड को बोलते समय बहुत केयरफुल रहेंगे, क्योंकि उनमें काफी अंतर है। जब हम स्पीड बोल रहे होंगे तो हम स्पीड निकालने के लिए बॉडी ने पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है सारा, वो पूरा मेजर करके उसे टाइम से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम वेलोसिटी निकालने की बात कर रहे होंगे तो हम सिर्फ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट देखेंगे, पूरा रास्ता ना देख के सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो दोनों केसेस अलग अलग हो सकते हैं। यूनिट, एसआई यूनिट दोनों का सेम ही है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में नापा जाता है, टाइम सेकेंड्स में नापा जाता है, तो मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, टाइम सेकेंड्स में, तो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बताते हुए उसमें डायरेक्शन हम बताना पड़ता है कि किधर की तरफ वो वेलोसिटी है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड बताते हुए उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी। बाकी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो इसलिए देखो, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर आपने थोड़ा अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट किया तो स्पीड वेलोसिटी फटाफट खत्म हो गया। अब स्पीड वेलोसिटी फटाफट खत्म करने के बाद बचा कुछ नहीं है इसमें। फटाफट का मतलब ये नहीं कि कुछ छूट गया है, लेकिन आसानी से और जल्दी समझ में आ गया। ऐसे जब आप बेसिक अच्छी तरह स्ट्रांगली क्लियर करोगे तो आगे का पोर्शन आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगा।
अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी इन बेसिक टर्म्स से सबको अवेयर करा दिया गया है। अब हम चलते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग तो ज्यादा ऐसा कुछ समझने वाली बात है नहीं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलता रहे किसी स्ट्रेट लाइन में, फॉर एग्जाम्पल किसी सीधी सड़क पर कोई कार जा रही है, तो उसको कहा जाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये अगर आपकी कोई रोड है और इस रोड पर कोई कार जा रही है, ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और आगे चलती जाती है बिना कोई टर्न वर्न लिए, तो आप कहोगे दिस इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो मैं आपको पहले यहां करके बता देता हूं कि कैसा मोशन होता है, देन हम डेफिनेशन पर जाएंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी कार है, जैसे मैंने बच्चों को बताया था, हम कार ना लेके पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं कि कोई भी मोशन जो करने वाली चीज है वो जो उसने डिस्टेंस कवर करना है, पाथ कवर करना है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा साइज है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ा दिया था। अब वो यहां से ए पॉइंट से चलना शुरू होती है, और जब वो चलना शुरू होती है तब हमारे पास एक स्टॉप वॉच है जिसको हम ऑन कर देते हैं। स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले उसमें टाइम हमेशा 0 दिखाती है वो, क्योंकि नॉर्मल वॉच लेंगे तो उसमें कोई ना कोई टाइम दिखा रही होगी, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो आप उस टाइम को 0 तो नहीं बोल सकते। लेकिन स्टॉप वॉच में आपका टाइम रिकॉर्ड होना जब शुरू होता है तो उससे पहले स्टॉप वॉच में रीडिंग 0 होती है, और जैसे ही आप स्टॉप वॉच ऑन करते हो उसमें टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन। तो लेट अस सपोज उस कार ने चलना शुरू किया और वो यहां पर पहुंचती है, ए से इस पॉइंट पर, बी पॉइंट मान लेता हूं मैं, और वो लेट अस सपोज 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। अब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब तक सीधी रास्ते पर चलता रहेगा तब तक वही लेंथ ऑफ द पाथ है और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब हो जाते हैं? जब बॉडी टर्न लेती है। स्ट्रेट लाइन में चलते हुए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो यहाँ मुंह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल जाए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, एक ही बात होगी। अब ए से बी तक अगर उसने 20 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है या डिस्प्लेसमेंट किया है 20 मीटर्स, और उसको यहां से यहां तक पहुंचने में लेट अस सपोज 5 सेकेंड्स लगे, उसके बाद वो यहां से बी से सी तक पहुंची है और वो बी से सी तक का डिस्टेंस भी 20 मीटर्स ट्रैवल करती है अगले 5 सेकेंड्स में। अब ए से बी तक जो 5 सेकेंड लगे थे और 5 सेकेंड्स लगे, यानी टोटल यहां से यहां तक अब 10 सेकेंड्स हो गए। लेकिन आप हर एक इंटरवल के सेकेंड्स को अगर अलग से काउंट करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सी से डी तक पहुंची है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 20 मीटर और 5 सेकेंड्स ही लगाए। और ऐसे अगले सारे इंटरवल्स डी से ई, एफ, जी एंड सो ऑन, हर 20 मीटर का इंटरवल्स भी सेम होने चाहिए। हर बार 20 मीटर का इंटरवल वो 5 सेकेंड्स में, हर बार 20 मीटर का इंटरवल वो 5 सेकेंड्स में अगर ट्रैवल करती जा रही है। और ये इंटरवल हमने अपनी मर्जी से ऐसी कंसीडर करा है 20, ये छोटे भी हो सकते हैं, 10 मीटर के, 5 मीटर के, 2 मीटर्स के, लेकिन हर बार इंटरवल्स भी सेम लेने हैं। चाहे आप इंटरवल्स को छोटा कर दो, बट जितना आप पहला इंटरवल लोगे
आगे के सारे इंटरवल्स भी वही होने चाहिए, और उसमें अगर ट्रैवल करने में लगाया टाइम जो है हर इंटरवल का, वो भी सेम आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यहां ये रह गया है, एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स equal displacement in equal interval of time, however small these time intervals may be। ये इंटरवल्स कितने भी छोटे हों, 5-5 सेकंड के बजाय 2-2 सेकंड के, 1-1 सेकंड के, कितने भी छोटे इंटरवल्स हों, हर बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करती है बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है, ये आपने सुना हो तो बोलते स्कूल यूनिफॉर्म। नॉर्मली आप कोई कपड़े पहनते हो उसे आप ड्रेस बोल सकते हो, लेकिन स्कूल का जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, आर्मी का जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, पुलिस का जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। जहां जहां भी सब लोग एक जैसा ड्रेस पहन कर आते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, उस कपड़ों को यूनिफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि सबका एक जैसा है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, तो वहां यूनिफॉर्म कपड़े के लिए यूज होता है, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है तो एक जैसा मोशन। तो एक जैसा मोशन का मतलब हर बारी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कोई बॉडी करती है तो वो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। और इसकी एक खास बात क्या होती है इससे, कि आप किसी भी दो इंटरवल्स के बीच में बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी ट्रैवल जो करती है, वेलोसिटी फाइंड आउट करो। मैं स्पीड या वेलोसिटी इस केस में दोनों को सेम ही बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो आप किसी भी दो ए से बी तक या बी से सी तक या सी से डी तक या पूरे किसी भी जगह वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, तो इस केस को देखो, अगर आपके पास 20 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स था तो 20 मीटर ऊपर लिखा डिस्प्लेसमेंट की जगह, क्योंकि वेलोसिटी का भी आपको फॉर्मूला पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स लिखा, टाइम 5 सेकेंड्स लिखा, कैंसिल करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। और आप पूरे यहाँ कहीं पर भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, या इस पूरे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक की कर लो, तब आपको ये सारे 20 + 20 + 20 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 100 मीटर पूरा डिस्टेंस। और टाइम 5 10 15 20 25, देखो कितना आएगा, 25 4 मीटर पर सेकेंड। यानी यूनिफॉर्म मोशन करते समय बॉडी की वेलोसिटी पूरे रास्ते कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की पहचान है। इन अ स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि ये अभी फिलहाल मोशन हम स्ट्रेट लाइन का ही पढ़ेंगे। कई जगह पर काइनेमेटिक्स में इसको एक अलग से चैप्टर की फॉर्म में पढ़ाया जाता है, बट मैं टॉपिक्स की फॉर्म में बच्चों को हर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। हर किताब में, हर बुक में, हर पब्लिशर की अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी में यूनिट्स, चैप्टर्स को कंबाइन या अलग अलग करा है, बट टॉपिक्स सारे वही हैं। और हम उस ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में बच्चों को समझ में अच्छा है। ऐसा हो सकता है आप कोई ऐसी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, कोई पब्लिशर की साइड बुक पढ़ रहे हो जिसमें कोई टॉपिक पहले दिया है, कोई टॉपिक बाद में दिया है। दिस माइट बी पॉसिबल, बट वहां पर उनका मेन एम आपको वो डेटा सर्व करना है। किताब आपको जब मिलती है तो उसमें लिखी हुई जानकारी आपको मिल जाती है। किताब वाले ये गारंटी नहीं लेते कि वो जानकारी आप समझ भी पाओगे, ठीक है। बस उन्होंने वो नॉलेज जो भी सब्जेक्ट की है वो एक बुक फॉर्म में बनाकर आपको दे दिया। वो आपका अपना जिम्मेदारी है उसको कैसे पढ़ना, कैसे समझना है। बट क्लास में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि बच्चों को सही ऑर्डर में पढ़ाना है, क्योंकि उनको समझ में भी आना चाहिए। समझ में आना मेन बात है।
तो इसलिए उस ऑर्डर में आपको यहाँ क्लास में टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो ये मत समझना कि ये टॉपिक आगे आएगा या नहीं, छूट गया या जो भी कुछ है। कई बच्चे क्यूरियोसिटी में फ़ोन करते हैं कि भाई ये टॉपिक तो आपने कराया नहीं। तो शांति से पूरा यूनिट देखोगे तो हर टॉपिक कवर होगा। जिस टॉपिक की जहाँ इंपॉर्टेंस, ज़रूरत और वो सब कुछ होगी वहाँ वो करवाया जाएगा। तो आज अभी आपने यहाँ तक क्या सीखा? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जिसमें कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए इक्वल डिस्प्लेसमेंट करती है, इक्वल इंटरवल, मतलब पूरे मोशन को आप छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट दो, सारे इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए टाइम के हिसाब से भी और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी। तो बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, यानी एक जैसा मोशन। और उस पूरे मोशन में कहीं पर भी बॉडी की स्पीड निकालें वो एक ही वैल्यू आती है। यहाँ जैसे 4 आ रही है, 5 आ सकती है, 10 आ सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन आएगी पूरे रास्ते एक ही। तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। यह आपका यूनिफॉर्म मोशन का इंट्रोडक्शन हो गया और आपने यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है थ्योरेटिकली समझ लिया। अब इस मोशन को और आगे समझने के लिए हम बच्चों को आज के आखिरी टॉपिक में, आज के लास्ट टॉपिक में इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी समेत सभी बुक्स में उसका न्यूमेरिकल होता है, वो आपको दिया जाएगा करने के लिए, घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। खैर पहले वो टॉपिक सीखें जो आज का लास्ट टॉपिक भी होगा। तो ये आपके सामने पेश है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर काफी सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आपको सिखाते हैं आज का ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी अभी जो आपने मोशन सीखा यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सिखा रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने के लिए हम एक ग्राफ पढ़ेंगे जिस ग्राफ का नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ, और उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, और उसको एक तीसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। ये तीनों इसी पर्टिकुलर ग्राफ के नाम हैं। एक ही तरह के ग्राफ को इन 3 नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि हमें ग्राफ सीखना है तो हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो बच्चों को ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो ये आ गया जी आपके पास ग्राफ पेपर। क्योंकि ये ग्राफ पेपर होगा तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जब तक ये सिस्टम हमारे पास नहीं था तब तक बच्चों को समझने में दिक्कत आती थी। अब आपके पास ये ग्राफ पेपर है तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर पर ग्राफ ही बना लेते हैं, और यहां पर मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये आपने एक ग्राफ बना दिया। नॉर्मली जब आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हो तो आप इस वाली लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हो, और इस वाली लाइन को आप वाई एक्सिस बोलते हो। लेकिन यहां हम एक्स और वाई के बीच में ग्राफ नहीं बना रहे हैं, यहां हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है हम बॉडी की पोजीशन को लोकेट करेंगे टाइम के हिसाब से। पोजीशन को टाइम के हिसाब से लोकेट करने का मतलब कितने समय पर बॉडी ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या यूं कहें कितने समय पर बॉडी कहां है, कितने समय पर कहां है मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना किया, और डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करेंगे और टाइम को t से। इसीलिए जिन दो चीजों के बीच में ये ग्राफ बन रहा है, पहले ये एक्स वाई ग्राफ होता था मैथ्स के हिसाब से, अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या एक्सटी ग्राफ है। यानी ये पोजीशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स से डिनोट कर सकते हैं, उसके और टाइम के बीच में ग्राफ है।
और इस ग्राफ की एक खास बात यह है कि इस हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस पर आपको हमेशा लेना है टाइम, और ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस, इस पर आपको लेना है पोजीशन यानी एक्स, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का कह सकते हैं। ये नोटिस करने वाली बात है, आज तक आप इस एक्सिस को हमेशा वाई मानते आए हो मैथ्स में, लेकिन हमेशा मैथ्स जैसा ग्राफ नहीं चलता है। जब आप केमिस्ट्री में जाओगे तो आपको किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना पड़ेगा कि कितने प्रेशर पर उसका कितना वॉल्यूम है। तो आपको एक एक्सिस को प्रेशर लेना पड़ेगा, एक एक्सिस को वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो जिन दो चीजों के बीच का ग्राफ बनाते हैं, एक एक्सिस को उन दोनों में से एक क्वांटिटी और दूसरे एक्सिस को दूसरी क्वांटिटी से डिनोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इस वाले एक्सिस के नीचे यहाँ टाइम लिख दिया, टाइम एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को हम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कहते हैं। और यहाँ पर आप 0 लिख दोगे तो इसका मतलब आपका टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा और वो इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। और जो अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था कि एक बॉडी ने कवर किया 20 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ ग्राफ में बना के दिखा देता हूँ। अभी मैंने बताया था ना, देखो याद दिला दूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, और ए पॉइंट से उसने चलना शुरू किया था, और हर बार वो 20 मीटर के इंटरवल्स या डिस्प्लेसमेंट कर रहा था 20 मीटर्स के, और हर बार उसका 5 सेकेंड्स लग रहा था टाइम। ऐसा एक अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, रिवाइंड करके देख सकते हो। उस चीज को मैं ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यही ग्राफ सीखना है आपको, जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहा जाएगा, और इससे एक इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट करना होगा। तो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पोजीशन वाले एक्सिस पर मार्क्स लगाते जाते हैं, कितने कितने मीटर्स के, आपने जितने जितने इंटरवल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिए हैं। ये हो गया आपका 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100। डिस्प्लेसमेंट काय में ले रहे हैं आप, मीटर्स में, यहाँ लिख दिया मैंने x इन मीटर्स। और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो आगे 20 और होगा, तो टोटल कितना हो गया 40, क्योंकि आप ये 20, 40, 60, 80, 100 ये 0 यानी स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। आगे जितने तक का दिखाना है आप दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और टाइम इंटरवल आप यहाँ पर जो इक्वल बनाओगे, ऑब्वियसली वो सारे टाइम इंटरवल कहाँ कहाँ तक के बनाओगे आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। टाइम काय में ले रहे हैं हम, सेकेंड्स में, इसलिए मैंने यूनिट यहीं पर एक साथ लिख दिया है कि टाइम इज टेकन इन सेकेंड्स, एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है स्ट्रेट लाइन में तो सेम है, वो x से डिनोट किया जा रहा है और मीटर्स में लिया जा रहा है। तो जब आप ये 20, 40, 60, 80, 100, 120 लिख रहे हो, ये मीटर्स में ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। और ये 5, 10, 15 ये 5-5 सेकेंड्स के इंटरवल। अब आपका जो सिचुएशन था वो क्या बोला था, उसने 20 मीटर्स कवर किया था, 20 मीटर्स कवर किया था 5 सेकेंड्स में। तो ग्राफ प्लॉट करना बच्चों ने सीखा है। एक क्रॉस मैंने इस जगह क्यों लगाया कि उसने 20 मीटर चल लिया, यानी डिस्टेंस में 20 हो गया और टाइम बीत गया 5 सेकेंड्स। दोनों का स्ट्रेट लाइन देखकर ग्राफ बना देते हैं। अगला 20 मीटर जब वो कवर करेगा तो वो 40 पर पहुंच जाएगा और टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड्स। टाइम भी स्टार्टिंग से मेजर किया जा रहा है। स्टॉप वॉच में तो 5, 10, 15, 20 ऐसे चलता रहेगा। और अगले 20 मीटर्स में और अगले 20 मीटर्स चलने में और 5-5 सेकेंड। और हर बार आप ये ग्राफ के टाइम इंटरवल्स और डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते जाएंगे। तो ये सारे जो क्रॉस मार्क्स दिखे हैं ये उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो कहां पहुंचा कितने कितने टाइम बाद। इसीलिए इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोल देते हैं। इसकी पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है टाइम के साथ। और इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये पोजीशन जो चेंज हो रही है तो बॉडी क्या कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। और इसे एक्सटी ग्राफ इसलिए बोल देते हैं कि एक्स से डिस्प्लेसमेंट और टी से टाइम शो किया गया है। यहां अगर मैं लिखूं
तो टाइम के लिए टी लिख सकता हूं, ये टाइम, और ये एक्स टी, तो ये एक्स टी ग्राफ भी बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्स टी ग्राफ। लेकिन याद रहे ग्राफ किस किस के बीच का है, एक तो ये आपको याद होना चाहिए, और कौन से टाइप का मोशन है। हर अलग अलग टाइप के मोशन के लिए ग्राफ अलग अलग हो सकता है, सेम ही बाद में अभी बना के बताएंगे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स और अलग अलग टाइप के मोशंस के लिए। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसका कौन सा वाला ग्राफ पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो क्या क्या 2 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, कौन से टाइप का मोशन है और किस किस के बीच में ग्राफ बना है। अब ग्राफ बन गया, इस ग्राफ के सारे उनको ज्वाइन करेंगे मार्क्स को या पॉइंट्स को। तो आप जब इन मार्क्स को या पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये देखो मैं दिखा देता हूं, ये बिल्कुल एक्यूरेटली मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। तो ये जब ज्वाइन कर दिया सारे पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करने पर आपको क्या मिली है, एक स्ट्रेट लाइन। इससे आप ये चीज नोटिस कर लो, दिमाग में रख लो, अच्छी तरह याद रखना, क्या द पोजीशन टाइम ग्राफ of a body, the position time graph of a body for uniform motion in a straight line। पोजीशन टाइम ग्राफ किसका बना रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एक बॉडी का, जो यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ कैसा आता है, इज अ स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ भी कैसा होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन। मोशन भी स्ट्रेट लाइन में है, ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आया है। और एक वर्ड इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ना, इसने टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ है, और वो एंगल डिनोट किया जाएगा कहां से, थीटा से। तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बनी है कि यहां से बना दी, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी तो बन सकती है, ये यहां से भी बन सकती है, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये जो रेड कलर से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल नहीं बना रही है, ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन जो आपकी एक्चुअल ये जो ग्रीन स्ट्रेट लाइन है, जो मोशन को शो करती है, यूनिफॉर्म मोशन को, वो स्ट्रेट लाइन होते हुए भी टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी। तो इसलिए याद रखें, क्या बोला, द पोजीशन टाइम ग्राफ of a body for uniform motion in a straight line is a straight line। ग्राफ भी जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे आपको 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाया था, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसा कोई इक्वेशन आप बनाओगे ना, 3x + 2y = 5, इसका ग्राफ बनाना सिखाया है 10th क्लास में। इसका ग्राफ भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो आपका यूनिफॉर्म मोशन का जब ग्राफ बनता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होता है। अब इस ग्राफ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए कही जाती है, वो भी आपको दिखा देते हैं। आपसे कहा जाएगा कि आपको इस ग्राफ की हेल्प से, और किसी फॉर्मूले से नहीं, मालूम करनी है वेलोसिटी। वैसे आप फॉर्मूले से वेलोसिटी मालूम करना जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट और यहां लिखोगे टाइम। लेकिन फॉर्मूले से नहीं मालूम करनी, स्पेशली बोल रहा है कहां से मालूम करनी है, ग्राफ से। तो ग्राफ से कैसे मालूम होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला काम क्या करना है, इस पूरे लाइन में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट,
बहुत सारे पॉइंट प्लॉट किए थे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये ले लिया मैंने पॉइंट, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, जैसा मैंने कर दिया। ये पॉइंट आप यहां पर भी ले सकते थे, यहां पर भी ले सकते थे, बस आपको नीचे मिला देना है उसे, सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर। और जब आप ऐसा कर दोगे तब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। देख रहे हैं, ओ तो ये पॉइंट है ही, मैंने ए और बी यहां लिख दिया, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप tan थीटा मालूम कर देना, कर सकते हैं आसानी से। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस केस में परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है ओ बी, और ए बी का जो वैल्यू है वो मालूम कितना है, देख रहे हो, ए से बी तक का वैल्यू, ये ए यहां तक है, आप इस ए को यहां पर ऐसे पढ़ सकते हो, कितना है ए से ए तक का वैल्यू, ये पूरा जो हाइट है 100, और ओ बी, ओ से बी तक का वैल्यू भी पढ़ सकते हो, मार्क है साफ 25। सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे तो 25 और ये 100 कैंसिल होकर 4 आएगा, और चूंकि ये वेलोसिटी है तो आप मीटर पर सेकेंड तो लिख ही देना, क्योंकि 100 जो आपने मेजर किया है वो काय में नापा जा रहा है, मीटर्स में, यहाँ तक का मीटर्स में और यहाँ तक का सेकेंड में। तो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज नहीं किया, देखो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किए बिना इस ग्राफ में क्या किया, एक पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपको मिला एक राइट एंगल ट्राइंगल, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने tan थीटा फाइंड आउट किया और उससे आपको वेलोसिटी मिल गई। इस tan थीटा को मैथमेटिकल भाषा में इस लाइन का ये आपको मैथ्स में बहुत काम आएगा, जिनके पास नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन ऐसे बनाई है और उसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है, तो उसमें कोई ट्राइंगल बना के राइट एंगल, अगर आप tan थीटा मालूम कर दो तो tan थीटा इस लाइन का, ये जो ग्रीन लाइन है इसका स्लोप कहलाता है, स्लोप मतलब ढलान। तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच इज द ढलान, यानी स्लोप ऑफ द लाइन। और जब आप स्लोप मालूम कर लोगे जो कि tan थीटा होता है, ये आपको याद ही करना है कि tan थीटा स्लोप होता है, ना sin थीटा ना cos थीटा। तो tan थीटा स्लोप जब आप फाइंड आउट करोगे आपको वेलोसिटी मिलेगी 4 मीटर पर सेकेंड। देखो अभी थोड़ी देर पहले रिवाइंड करके देख सकते हो, जो हम यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे उसके हर 20 मीटर चल रहा है वो 5 सेकंड में, हर 20 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, उससे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आ रही थी और पूरे रास्ते यूनिफॉर्म रहती है। आप ये काम ए से पॉइंट नीचे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बजाय यहां से करके देख लेना, अपने आप बना के इसको कॉपी में, या यहां से करके देख लेना, आगे किसी भी पॉइंट से करके देख लेना। किसी भी पॉइंट से जैसे ही आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, उसमें tan थीटा मालूम कर देना जो कि लाइन का स्लोप कहलाएगा, और स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। तो इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो दो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उन पर मैंने यहां स्टार बना दिया है। ये स्टार क्या बना है कि हमेशा जो पोजीशन टाइम ग्राफ आप बनाओगे किसी ऐसे मोशन का जो यूनिफॉर्म मोशन हो स्ट्रेट लाइन में, तो ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकती है, और वो लाइन हमेशा टाइम एक्सिस बोलते हैं इस हॉरिजॉन्टल को, टाइम एक्सिस इसको, और पोजीशन एक्सिस इसको, या एक्स एक्सिस बोल देते हैं यहाँ पर, या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। वो टाइम एक्सिस साथ कुछ एंगल बनाएगी, और टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाने के बाद आप उस लाइन से कोई भी पॉइंट नीचे ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसमें tan थीटा फाइंड आउट करोगे, जिसे हम लाइन का स्लोप कहेंगे। वो स्लोप आपको उस मोशन की क्या देगा,
वेलोसिटी देगा। ये क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट करने का तो आता ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आता है कि आप किसी मोशन का ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ में क्या फाइंड आउट करो कि आपको वेलोसिटी मिल जाए। तो आप जवाब दोगे हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको बताना है इस वाले यूनिफॉर्म मोशन, अलग अलग प्रकार के मोशन के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं, टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा और उसके स्लोप से हम वेलोसिटी पता लगा लेंगे। तो यहां पर ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आगे और अभी 2-4 ग्राफिकल मेथड्स और हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाए जाएंगे। आज का क्लास अच्छी तरह कीनली ऑब्जर्व करें और उसको अच्छी तरह समझें और माइंड में रखें। जो अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ा है तो उसमें आगे कहीं कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आप काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ोगे अच्छी तरह तो आपको डायनेमिक्स नहीं समझ में आएगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आएगा, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, फिजिक्स की हर ब्रांच काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को छूकर गुजरती है। इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ, मैग्नेटिज्म में चले जाओ, रोटेशनल मोशन में चले जाओ, वेव मोशन में चले जाओ, कोई भी ब्रांच का आप नाम लोगे वो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के अलग या उसके रूल्स के बाहर नहीं होगी। ये सारे ब्रांचेस का पापा होता है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी आपकी मुलाकात अब नेक्स्ट लेक्चर में होगी विद सम मोर ग्राफ्स एंड मोर आर्टिकल्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।